देखो है ना, सबसे पहले तो दिमाग में से है ना इस चीज को अपने हटाना पड़ेगा अपन को कि चोरी अपन को एक ही तरीके की पता है जो अपन साधारण भाषा में अपनी समझते हैं कि चोरी हमेशा चोरी छुपे होती है। इससे ब्रेन वॉश कर लो पहले तो, क्योंकि ये जब तक दिमाग में जमा है तब तक वो छुप कर की जाती है, उसी को चोरी सोचता है। लेकिन इनने ऐसी तो कोई बात ही नहीं की कि चोरी छुप कर की जाती है, कहीं लिखा था? नहीं लिखा था। तो चोरी के लिए अपन को तो वही देखना है कि सामने वाले का इंटेंशन कैसा है, बेईमानी पूर्ण है। फिर बेईमानी पूर्ण इंटेंशन के साथ वो कार्य क्या कर रहा है, किसी की जंगम संपत्ति को लेने जा रहा है। ले कहां से रहा है, किसी के कब्जे से ले रहा है। कैसे ले रहा है, उस व्यक्ति की सहमति के बिना ले रहा है। ठीक है, अब इनकी वर्डिंग पढ़ो, ये कैसे लिखते हैं, ऐसे याद मत किया करो, याद नहीं होगा। जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से, अब इनने स्टार्टिंग में क्या वर्ड डाल दिया, कब्जे में से। कब्जे का नंबर तो बाद में आएगा। अब इनने इसके बाद डाल दिया फिर सहमति के बिना। पहले तो ये हमें अंदर से ले गए बाहर, फिर बाहर से कब ला रहे हैं, अंदर। फिर जंगम संपत्ति पे आ गए, फिर बेईमानी पे आ गए। और ये तो क्या है कि अंग्रेजी का ट्रांसलेशन कर रखा है इनने ऐसे। ठीक है, इसलिए ऊट पटांग लगता है अपन को। अपन तो अपने मर्जी अंदर से समझ लो। सबसे पहले क्या होता है, नहीं सबसे पहले कोई मनुष्य होगा, वही तो चोरी करेगा। यहाँ से चालू करो, अपन तो सीधे सीधे चलते हैं। अब सबसे पहले एक मनुष्य होगा, वो चोरी कर रहा होगा। अब चोरी का विचार सबसे पहले उसके अंदर जन्म लिया होगा कि मुझे क्या करनी है, चोरी करनी। अब चोरी करने का विचार आया तो उसने सोचा कि करने के लिए विचार जैसे ही आएगा तो अब उसको पता है कि ये विचार आ गया, इसको कैसे मैं एग्जीक्यूशन करूंगा। तो ये इस विचार में अपन सोचें कि चोरी एक विचार है, वो इसमें क्या होता है कि संपत्ति की हानि होती है, क्योंकि संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। अब संपत्ति की हानि किसी को हो रही है, तो बाका इतना बार इंटेंशन है कि सामने वाले को संपत्ति की हानि दे दे? नहीं, संपत्ति की हानि पर इंटेंशन नहीं है, नहीं तो वो रिश्ती में चला जाता। रिश्ती में होती है सामने वाले को संपत्ति की हानि देने का विचार। तो उसका विचार क्या है कि सामने वाले को तो हानि दूंगा और खुद का लाभ बना दूंगा। तो इनने इसीलिए लिखा यहाँ पे बेईमानी से। तो बेईमानी पूर्ण इंटेंशन की जरूरत कहां पड़ी कि एक व्यक्ति को तो सदोष हानि कारित की गई है, एक व्यक्ति को सदोष अवलाभ कारित किया गया होगा। अब सदोष अवलाभ किसको कारित किया होगा, खुद को। दूसरे की कोई संपत्ति ले आएंगे तो लाभ अपन को मिलेगा। तो सदोष को समझ लो गलत तरीके से उसने लाभ प्राप्त कर लिया और सामने वाले को गलत तरीके से हानि दे दी, इसलिए इनने बढ़ के लिखा बेईमानी से। तो अपन ने देख लिया बेईमानी पूर्ण इंटेंशन आ गया। उसको पता है कि मैं चोरी करूंगा तो मुझे लाभ होगा और सामने वाले को हानि होगी। अभी तक अपन अंदर ही अंदर घूम रहे हैं, बाहर अपने अपने आप के विचार को नहीं लाया। अब विचार के आगे चले अपन। फिर अपन ने कही यार ये हानि तो जिसको देने जा रहा हो, तो फिर उसी को कब्जा तो होगा। तो कब्जा किसका होना चाहिए, जिसको हानि होने जा रही हो। ठीक है, तो जिसको हानि देने जा रहे हैं उसका कब्जा देखेंगे अपन। अब कब्जे में से वो सहज भले में ले जान देगा खत्म है, तो वो सहमति देगा ही नहीं। कौन अपने आप को हानि कराने की सहमति देता है? तो ये वर्ड लिखें चाहे नहीं लिखें, कॉमन सेंस से बना लेंगे अपन कि सामने वाले की बिना सहमति के। अब तुम खुद दिमाग लगाओ कि अपन अचल संपत्ति चोरी कर सकते हैं क्या? जब अपन लाइब्रेरी घर उठा ले जाएंगे का, तो संपत्ति कैसी होनी चाहिए जो ले जाई जा सके। तुम तो जंगम संपत्ति की डेफिनेशन ऐसे ही याद कर लो कि जो चीज ले जाई जा सके। तो ले जाई जा सकने वाली चीजें कौन सी होती हैं, जो मूवेबल होती हैं, तो जंगम संपत्ति हो गई। अब जंगम संपत्ति सामने वाले की सहमति के बिना उसके कब्जे से बेईमानीपूर्ण इंटेंशन से ले गया, ये हो गई चोरी। हो गया याद? तो याद करने के लिए ताकत नहीं लगानी यार, रटने बैठ गए जो कोई किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके कब्जे में से बेईमानीपूर्ण संपत्ति देने के लिए हटाता है, चोरी करता है, या खाया तोता नहीं बनना। ठीक है, दिमाग के कॉमन सेंस से दिमाग को चलाना। अपन तो इतनी बात समझ लो कि चोरी में क्या होता है, किसी संपत्ति की चोरी होती है। संपत्ति में कि कैसी संपत्ति की चोरी हो सकती है, तो चल संपत्ति की हो सकती होगी। तो संपत्ति कैसी चाहिए, चल चाहिए। अब जैसे ही सामने वाले की चल संपत्ति ले आओगे तुम, तो उसको स्वाभाविक हानि हो गई। तो वही क्या हो गया, उसको सदोष हानि हो गई। अपन को क्या हो गया, गलत तरीके से लाभ अर्जित कर लिया। तो इनने बेईमानी से एक वर्ड बना दिया। हो गया क्लियर? इसमें सीधा सीधा आज से नहीं लिखा, क्या लिखा उन्होंने, बेईमानी से। इंटेंशन कैसा है, बेईमानी करना। और बेईमानी कैसी है, एक व्यक्ति को तो हानि करानी है, दूसरे से लाभ प्राप्त करना।
अब ये वाली बात दिमाग से निकाल देना कि चोरी हमेशा चोरी छुपे होती है, छुप कर की बात नहीं कर रहे हो। उनने कहीं लिखा है वर्ड, ये नहीं लिखा कहीं भी वर्ड। तो उनने तो बोला है कि प्रत्यक्ष भी हो सकती है, आमने सामने से भी हो सकती है। अब प्रिया एक एग्जाम्पल पूछ रही थी, पूछो अपने अपने एग्जाम्पल जिनमें कठिनाई आती है, एक बार उन्हें फिर से देख लें। अब देखो प्लेट वाला एक कंफ्यूजन कर रहा था अपन को। प्लेट में क्या हो रहा था, उसने प्लेट की केवल कुछ समय के लिए देखरेख बोल दिया था कि तुम ऐसे देखते रहना, ठीक है। और वो क्या करा, देख रेख करने की जगह वो लेके फरार हो गया। तो उसका बेईमानी पूर्ण इंटेंशन था, ठीक है। आपने उससे बोला कि तुम मेरा मोबाइल देखते रहना, उसने कही ठीक है। अब उसके मन में तो विचार चल ही रहा था, तो मैं जैसे ही आप तुमने उसको क्या कर दिया, प्राधिकार दे दिया एक तरीके से कि तुम मेरी प्लेट को देखते रहना। अब सामने वाले को प्राधिकार दे दिया, मैंने हामी भर दी, मूड ला दिया, तो मैंने विवक्षित दे दिया सहमति। अब क्या कर दिया, सामने वाले ने सहमति किस चीज की दी थी, केवल देख रेख की, चोरी करने की नहीं दी थी, ठीक है। तो सहमति का कौन सी की बात कर रहे हैं, चोरी करने वाली सहमति देने की। अब तुम जहां से आगे घूम जाते हो कि नहीं घूम जाते, तुम सारी सहमति मान लेते हो, वो चोरी करने की सहमति नहीं दी थी उसने, उसने तो केवल देखरेख करने की कही थी। अब तो तुमने सहमति के बिना काम कर लिए ना उसके, क्योंकि उसने देखरेख का बोला था, तुमने कर ली चोरी, उसने चोरी की सहमति तो दी नहीं थी, देखरेख की दी थी, तो सहमति के बिना हुई कि नहीं ये चीज। अब जंगम संपत्ति थी प्लेट, ठीक है, कब्जा किसका था, मेरा था। मैंने तो तुम्हें देखरेख के लिए कुछ समय के लिए तुम्हें सौंप दिया, के लिए दे दी है कोई चीज, कब्जा मेरा ही है, मैं कब्जा छोड़ के नहीं गया हूं, कुछ टाइम के लिए तुमको देखरेख सौंपी है मैंने, तो अभी भी मेरा कब्जा था, तो कब्जे से ले ली। पूरे एलिमेंट किसी भी घटना में लगा के फिलअप करोगे, हो भी रहे कि नहीं हो रहे फिलअप, तो उसी हिसाब से दिमाग का इमेजिनेशन बना के चीजों को समझो। क्योंकि इतने सारे इलस्ट्रेशन इसलिए दिए कि कई सब तरीके से चोरी का अपराध घटित हो सकता है। एक भंडागारिक वाला मामला था, भंडागारिक की जगह तुम तो ये मान लो कि किसी होटल में गए थे तुम ठहरने के लिए, तो किसी होटल में गए थे, तो आप जैसे हरिद्वार ही चले जाओ, हरिद्वार गए, जिस होटल में आप रुके थे, फिर हरी की पौड़ी वगैरह कई सारे तीर्थ स्थल है, आप घूमने के लिए जा रहे हो, तो होटल वाले से कह गए कि साहब सुनो, ये दरवाजा, दो चाबी होती है रूम की, एक होटल वाले पे रहती है, एक उस पे रहती है, मैं घूमने के लिए हरी की पौड़ी वगैरह पे जा रहा हूँ और मंदिर मंदिर जा रहा हूँ, हो सकता है मुझे शाम हो जाए, हो सकता है मैं कल तक लौटूं, तब तक ये तुम्हारा मेरा सूटकेस कहाँ रखा है, तुम्हारी होटल में रखा है, ठीक है। उसे बता के चला गया वो, और होटल का जो कर्मचारी था वो सूटकेस लेके चला गया। अब इसको समझने की कोशिश करो, वैश्वासिक संबंध बना कैसे, अपन जिस होटल में रुक रहे हैं उसके साथ अपना वैश्वासिक संबंध बना कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, उसने एंट्री करी होगी तुम्हारी पर्टिकुलर, और उसने तुमको अपने होटल में एक दिन के लिए रेंट पर वो कमरा दे दिया, तो सबसे पहले वैश्वासिक संबंध बन गया। और जब हम उस होटल में ही रुके हैं तो हमें इस बात का तो पूर्ण ट्रस्ट है कि भैया यहाँ कुछ गलत चीज नहीं हो सकती, चोरी बढ़िया नहीं हो सकती, तभी तो अपन उसको देके जा रहे हैं अपना बैग, तब जाके वो ले गया। तो भंडागारिक वाले एग्जाम्पल ऐसी कंडीशन के लिए हो गया। अब एक और में कहा दिक्कत आ रही थी, एक और पढ़ा था ना अपन ने, घड़ी वाला कौन सा था, या वाला देखो, चलो दोबारा निकाल लो या वाला। या को जो एक जौहरी है, जौहरी की जगह तुम तो ये ध्यान रख लो, घड़ी बड़ी जौहरी नहीं सुधारते, घड़ी सुधारने वाला व्यक्ति है। तो या एक घड़ी सुधारने वाला व्यक्ति है का अपनी घड़ी ठीक करने के लिए प्रदत्त करता है, तो तुमने काय के लिए दी है, घड़ी उसे ठीक करने के लिए, और किसी काम के लिए नहीं दी। या उसको अपनी दुकान पर ले जाता है, वो घड़ी सुधारने वाला तुमको काम मिला था, बाजार में मिल गया था, ठीक है, तो तुम्हें तुम्हारी जान पहचान का था, तुमने कहा यार ये घड़ी सुधारता रहता है, एक काम करो यार मेरी घड़ी नहीं चल रही, तो एक काम करो सुधार देना, तो सुधारने दुकान पे तो ले जाएगा, बाजार में तो सुधार नहीं देगा। कहा जिस पर उस घड़ी वाले का कोई भी ऋण नहीं है, ठीक है, किसी प्रकार का उस पर कोई ऋण नहीं है, जिसके लिए मैं उस घड़ी को प्रतिभूति के तौर पर विधि पूर्वक रोक सके, प्रतिभूति के तौर पर, जैसा कि मेरा ऋण चुका दो तब मैं तुमको घड़ी लौटा दूंगा। खुले तौर पर उस दुकान में घुसता है कौन, जिसकी घड़ी खराब हुई थी,
या के हाथ से अपनी घड़ी बलपूर्वक ले लेता है, उससे उसने घड़ी छीन ली। हाँ, और उसको ले जाता है। या का ने भले ही आपराधिक अत्याचार और हमला किया, उसने चोरी नहीं की। क्यों नहीं की? चोरी खुद की संपत्ति की नहीं हो सकती, पहले बात तो ध्यान रखना। चोरी खुद की संपत्ति की खुद नहीं कर सकते, क्योंकि चुराई हुई संपत्ति की डेफिनेशन आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा, तुमको ये समझ में जाएगी कि चुराई संपत्ति होती कौन सी है। ठीक है, ज्वेलर के पोजीशन में थी, लेकिन ज्वेलर के यहां से वो छुप कर नहीं ले गया। ठीक है, बेईमानी पूर्ण इंटेंशन से नहीं ले गया, आमने सामने से उसने अपनी घड़ी छुड़ा ली। तो उसका उसका मकसद क्या था? केवल जौहरी को पैसे ना देना, फ्री फोकट में अपनी घड़ी सुधरवा लेना, ना कि चोरी करने का इंटेंशन था। अब चोरी नहीं कर सकता, गलत डाल के आ रहे हो, यही गलत डाल के आ रहे हो। चुराई संपत्ति की डेफिनेशन में बताऊं आगे जाके। ठीक है, कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की चोरी नहीं कर सकता। हो गया क्लियर? अब ये देखो कि उसका इंटेंशन चोरी करने का था नहीं, उसका तो केवल बिना पैसा दिए अपनी घड़ी वापस लेना है। और उसके लिए वो क्या कार्य कर सकता है? तो उसको सबसे आसान कार्य लगा, दुकान में जाऊंगा और घड़ी उससे वो बताऊंगा कहाँ है घड़ी, मेरी घड़ी की जी है, जो बाने वासे छीन ली, छीन के अपनी घड़ी ले गया। हो गया क्लियर? अब उसने क्या किया है? आपराधिक अत्याचार क्यों किया है? अब ये वाली बात आ गई, ये लिखा है ना कि भले ही आपराधिक अत्याचार किया हो। अब एक व्यक्ति का उद्देश्य क्या बना लिया उसने पहले से इंटेंशन, कि मुझे घड़ी के पैसे नहीं देने और घड़ी छिना के लेके आनी है। तो छिना के लाना कौन सा? पूरे एलिमेंट फिलअप होने चाहिए, पूरे के पूरे। एक एलिमेंट से काम नहीं चलेगा, चोरी के जितने एलिमेंट है उतने फिलअप करने पड़ेंगे। तो अब अपनी समस्या में ये देखो कि पूरे एलिमेंट फिलअप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। कौन सी वाली बात? उसका इंटेंशन क्या था? इसके लिए अलग व्यवस्था की गई है अलग अलग धाराओं में। अब आपराधिक अत्याचार कैसे हो गया इसको समझो। अब उसको क्या करना है? बिना पैसे दिए अपनी किसी की दुकान में प्रवेश किया उसने, घड़ी सामने वाले से छीन ली, छुड़ा के घड़ी ले गया। तो अब इनने क्या कह दिया कि ये, अब वो उसने क्या नियत बना ली, किसी अपराध को करने के लिए किसी दूसरे की संपत्ति में प्रवेश कर लिया। तो ये हो गया आपराधिक अत्याचार। ठीक है, और इसके लिए इसने एक और बड़ा उपयोग किया है, हो सकता है उस पर हमला किया हो। हमले के आगे की कंडीशन भी हो सकती है कि आपराधिक बल का प्रयोग किया हो, क्योंकि हमले का अगला चरण क्या है? आपराधिक बल है। लेकिन चोरी में नहीं आ गई। और निकालो। हाँ, तो हो जाती, तो हो जाती। हो गया क्लियर? मकान मालिक दुकान वाला नहीं होता। तो चोरी के पूरे एलिमेंट फिलअप होने चाहिए। और बताओ कोई से एग्जांपल इसमें रह गया हो? वो तो एक जैसी कहानी है। एक पड़यम मड़यम वाला था ना, नहीं इनाम देने वाला निकालो, एक वो इनाम की बात कर रही थी ये कल प्रिय। हाँ, अच्छा ठा वाला निकालो। का एक वस्तु को उस समय तक रख लेने के इंटेंशन से, उसका इंटेंशन क्या है? का एक वस्तु को उस समय तक रख लेने के इंटेंशन से जब तक कि उसके प्रत्यावर्तन यानी वापसी के लिए पुरस्कार के रूप में उसे या से धन ही प्राप्त न हो जाए। ठीक है, या की सहमति के बिना या के कब्जे में से लेता है, या का बेईमानी से लेता है, इसलिए का ने चोरी की है। अब बेईमानी से कैसे कर रहा है? एक व्यक्ति को तो उसने क्या मान लिया है? सदोष हानि का इंटेंशन ले लिया। ठीक है, अब जैसे कि मैंने सामने वाले का क्या कर लिया, जैसे प्रिया बैठी थी यहाँ, प्रिया यहाँ से उठ के चली गई, अपन सब लोग बैठे थे, मैंने प्रिया का मोबाइल लेके अपनी जेब में रख लिया। अब प्रिया आई, अब प्रिया लाइब्रेरी में आके अपना मोबाइल ढूंढ रही है। ठीक है, मैंने तो इसका मोबाइल अपनी जेब में रख लिया।
अब प्रिया ढूंढ के सबसे पूछ रही है कि मेरा मोबाइल किसी को मिला क्या, मेरा मोबाइल किसी को मिला क्या। कोई नहीं बता रहा, कोई को पता ही नहीं है, लेकिन मैंने मेरी जेब में रख रखा। तो मैं तब तक रखे बैठा हूं जब तक तो कि प्रिया किसी पुरस्कार की घोषणा ना कर दे। प्रिया ने कही कि ठीक है मेरा कोई मोबाइल बता दो, मैं 500 रुपए का इनाम दूंगी। या तुम में से ही मैंने किसी से कहलवा दी कि प्रिया तुम्हारा मोबाइल हम दिलवा देंगे, मिठाई का डब्बा मंगवा देना। और प्रिया अगर मिठाई का डब्बा नहीं देगी और पुरस्कार के लिए राजी नहीं होगी तो मोबाइल तो हमने चोरी कर लिया। ठीक है, ये कंडीशन है। आगे समझ में क्लियर। तो अपन को क्या करना है, हमें तो हमारा सदोष लाभ देखना है, भले ही सामने वाले को सदोष हानि होती है तो हो जाए। हो गया क्लियर। अब इसमें देखो सारे एलिमेंट फिलअप हो रहे हैं। प्रिया की सहमति के बिना जंगम संपत्ति कब्जे से बेईमानी पूर्ण इंटेंशन से हटा ली गई। हो रहे हैं पूरे, तुम्हारे वाले में हो रहे हैं, वो घड़ी वाले में। ठीक है, इस चीज को पूरे अप्लाई करके देखो। मैं भी तुमसे कोई बात कह रहा हूं तो मुझसे प्रश्न पूछो कि सर एलिमेंट फिलअप करके बताओ। अगर मैं एलिमेंट फिलअप करके दिखा पा रहा हूं तो मेरी बात पे विश्वास करना, नहीं तो आप जाके किसी दूसरे टीचर से पूछना इस क्वेश्चन को, या बुक्स में सर्च करना या नेट पर सर्च करना। अब उसके लिए अपन आगे चुराई संपत्ति को पढ़ेंगे तब पूरा डाटा क्लियर होगा। अभी तो तुम फिलहाल यही मान के चलो कि खुद की संपत्ति की चोरी नहीं हो। अब अपन आगे जाके पढ़ेंगे, जब चुराई संपत्ति की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा तब इसको क्लियर करूंगा। अभी तो दिमाग लगा लो इतना ही, या आप तुम तो दिमाग लगा लो कि यहाँ की खुद की चुराई, खुद की संपत्ति की भी चोरी हो सकती है। ठीक है, अभी नहीं कह रहा मैं फैक्ट के साथ कहूंगा ना, जब फैक्ट उठा के लाऊंगा सामने, जब धारा आ जाएगी तब बात करेंगे। हो गया क्लियर। अभी मेरा आंसर धरातल पे नहीं माना जाएगा, हालांकि निकाल दूंगा भी किताब में ही है, लेकिन अभी आवश्यकता नहीं है, अपन इस चीज को आगे क्लियर करेंगे। मिल जाएगा, सबर रख लो, इसे जल्दी जल्दी नहीं चल रहा है अपन। नहीं, देखो पुरस्कार आपने दे दिया, सामने वाले ने पुरस्कार ले लिया, तो आपने उसके बेईमानीपूर्ण इंटेंशन को खुद क्या कर दिया, दो दिया। ठीक है, दो दिया। ठीक है, इंटेंशन देख के चलना कि इंटेंशन सामने वाले का क्या। अब जैसे कि लूट और झपटमारी पड़ी थी अपन ने कल, तो लूट और झपटमारी में कोई भी कंफ्यूजन हो तो इतना ध्यान रखना, लूट में क्या होता है, पहले भय कारित किया जाता है, तत्काल मृत्यु, तत्काल उपपत्ति, तत्काल व्यक्तिगत अवरोध का। झपटमारी में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, झपटमारी में तो पहले काम हो जाता, वहां भी कंफ्यूजन नहीं हो गए। ठीक है, संगठित अपराध को मैंने समझा दिया अंतर करके दोनों का। तो है ना, ऐसे ऐसा नहीं पढ़ना कि कोई अपन से पूछे, वो क्या कि बताओ ये लूट है कि नहीं, तुम कहो कि यहाँ लूट है, वो बोला कि नहीं नहीं ये लूट नहीं है, देखो झपटमारी है, तुमने कही यहाँ झपटमारी है, वो कहने लगा थोड़ी नहीं नहीं देखो चोरी है, मैं बता रहा हूँ, तुमने कह दी यहाँ चोरी है। तो ऐसी पढ़ाई का काम की, अपन खुद ही घूम रहे हैं और वो सामने वाला अपन को घुमाते जा रहा है, सामने वाला अपन को घुमा नहीं पाए, इस बात पे अपन को ताकत लगा के चलनी। हाँ ठीक है, अब प्रत्यक्ष कैसे करोगे लूट, क्योंकि बल का प्रयोग तो आमने सामने ही होगा ना। हो गया क्लियर। चलो अगले सेक्शन पे जाओ। 306 या 305 निकाल लो। तो उसके लिए धारा लगा देंगे, अलग बनी होगी इसमें कोई ना कोई। तो अभी हाँ तब भी हो जाएगी, क्योंकि आप पूरे एलिमेंट तो पहले ही फिलअप कर चुके, काम तो तुमने पूरा कर लिया, घटना घटित हो गई। ठीक है, ये तो बात की बात है, चोरी का अपराध तो उसी से में घटित हो गया पूरा, ये तो बात की बात कर रहे हो तुम पुरस्कार उसकार की। ठीक है, वही कंडीशन हो गई कि पूरी मिठाई खा ली,
अब क्या कह रहे हो कि पुरस्कार दे दो मैं इसको बाहर निकाल दूंगा? संभव है क्या? पूरी मिठाई खा गए, अब कह रहे हो पुरस्कार दे दो मैं बाहर निकाल दूंगा। तो अपराध तो पूरा घटित हो ही गया, क्योंकि जैसे ही हटी सी चोरी हो गई। बेईमानी पूर्ण इंटेंशन से यहां से जाए जहां रख दिया, इतने में खेल खत्म हो जाएगा चोरी का। ठीक है, तो वापस लौटने का गियर नहीं है, बैक गियर नहीं है इसमें। हो गया क्लियर? चलो अब आ जाओ 305, निवास गृह या यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी। आदि लगा है, नहीं तुम जाओ पूरा कंप्लीट मान लो कि चोरी तो 3 जगह से ही हो रही है, निवास गृह से या यातायात के साधन से या पूजा स्थल से। आदि मतलब और कुछ भी शामिल हो सकता है। चलो 305 पढ़ते हैं अपन। जो कोई, ठीक है, अब इन्हें तो पता नहीं है कौन करेगा, इसलिए जो कोई वर्ड लिखते हैं। जो कोई, इसका सबसे पहले का पढ़ते हैं। ऐसे किसी निर्माण तंबू या जलयान में, निर्माण तो समझते ही हो, तंबू भी समझते हो, जलयान भी समझते हो, में चोरी करेगा। 3 चीजों की बात कर रहे हैं, या तो कोई निर्माण है, तंबू या जलयान है, में चोरी करेगा। अब ये निर्माण तंबू या जलयान में चोरी कर रहा है, यहाँ रहता कौन है? जो मानव निवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में लाता है। तो ऐसे निर्माण तंबू या जलयान की बात कर रहे हैं जिसमें या तो मानव निवास करते हैं या उनकी संपत्ति निवास करती है। ठीक है, या संपत्ति की कस्टडी के रूप में। अपन जिस घर में निवास करते हैं उसमें अपन भी निवास करते हैं और हमारी संपत्ति भी निवास करती है, दोनों कर रहे हैं। घर में सामान नहीं रखा क्या? तो दोनों रहते हैं उस मकान में, ये मत सोचना कि हम अकेले रहते हैं। हो गया क्लियर? अब यह संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में लाता है। संपत्ति की अभिरक्षा के लिए अलग से इसलिए लिखना पड़ा, हो सकता है तुम अकेले ना रह रहे हो, संपत्ति रख रखी हो उसमें, ऐसी कंडीशन है। ऐसे किसी यातायात के साधन का चोरी करेगा। का कर लेना मैं की जगह, हिंदी मीडियम वाले। का है, कल आए थे का की कर लो उसको, की कर लो उसको मैं की जगह। गलत है हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश में तो सही लिखा है। ऐसे किसी यातायात के साधन की चोरी करेगा जो माल या यात्रियों के यातायात के लिए उपयोग में किए जाता है। अब यातायात कौन से की बात कर रहे हैं? जो माल या यात्रियों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। या तो इसमें माल जाता है, सामान जाता है, या पैसेंजर जाते हैं, या दोनों इकट्ठे भी जा सकते हैं। ऐसे अब तीसरा जाओ, गाँव वाला। ऐसे किसी यातायात के साधन से, अब साधन के अंदर बात कर रहे हैं, यातायात के साधन से किसी वस्तु या माल की चोरी करेगा। कोई गाड़ी खड़ी है, उसमें से बैग उठा ले गए, पर्स उठा ले गए, जो माल या यात्रियों के यातायात के लिए उपयोग किए जाता हो। और डी पॉइंट पे जाओ, किसी पूजा स्थल की मूर्ति या प्रतीक चिन्ह की चोरी करेगा। मंदिर में से कर रहा है। और डा वाला, या सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति की चोरी करेगा। स्थानीय प्राधिकरण यानी नगर पालिका, नगर निगम जैसा हो जाती है उसमें। तो किसी गवर्नमेंट के ऑफिस से या गवर्नमेंट के प्राधिकरण के किसी ऑफिस से या स्थानीय प्राधिकरण की किसी संपत्ति की चोरी करेगा। तो सरकारी चीजों की चोरी भी इसी में आई है। वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 साल तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो 7 साल तक की सजा है। जो पहले 380 थी ना, वो ही वाली है, इसमें कुछ चीजें बढ़ा दी बस। धारा 305 के अधीन अपराध संज्ञेय है, अजमानती है, राजीनामा नहीं होता और कोई भी मजिस्ट्रेट के यहाँ विचार नहीं है। चलो अब 305 पे थोड़ी डिटेल देख लें, नई धारा जुड़ी है ना। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 380 केवल निवास गृह में चोरी तक सीमित थी। पुरानी और नई में क्या अंतर है ये समझ लो। पुरानी वाली तो केवल निवास गृह में चोरी तक सीमित थी, लेकिन बदलती हुई सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों और अपराध के बढ़ते नए प्रतिमानों को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 304 में इसके दायरे को अत्यधिक विस्तृत कर दिया गया है। अब दायरा बढ़ा दिया। जहां पुरानी व्यवस्था में सार्वजनिक परिवहन या पूजा स्थलों में चोरी को सामान्य चोरी की श्रेणी में रखकर विवेचना की जाती थी। अब परिवहन के मामले में ये कौन सी लगा देते थे पहले? 379,
और पूजा स्थल वगैरह में 380 लगा देते होंगे। ठीक है, वहीं नई संहिता ने इन्हें विशेष संरक्षित श्रेणियों में वर्गीकृत न्यायपालिका को अधिक स्पष्टता प्रदान की है, इसकी श्रेणियां बना दी। विधायिका की मंशा यह स्पष्ट है कि कुछ स्थान और संपत्तियां अपनी प्रगति के कारण उच्च स्तरीय सुरक्षा और विधिक संरक्षण की पात्र हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल से समझते हैं, एक घर केवल ईंट पत्थर की संरचना नहीं होती, क्योंकि इनने बात किया कही है निर्माण की। निर्माण कैसे होता है? ईंट और पत्थरों से होता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि घर का मतलब केवल ईंट पत्थर नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति की निजता और सुरक्षा का सर्वोच्च केंद्र है। इसी प्रकार पूजा स्थल सार्वजनिक आस्था का केंद्र होता है और परिवहन के साधन अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा होते हैं। इन स्थानों पर की गई चोरी न केवल आर्थिक हानि पहुंचाती है, बल्कि सामाजिक सद्भाव और सार्वजनिक विश्वास को भी गंभीर चोट पहुंचाती है, इसलिए ये धारा बनाई गई थी। ठीक है, अब 305 का अपन आधारित पार्ट पढ़ लेते हैं, इसकी विधिक परिभाषा देखते हैं क्या कह रही है ये। तो धारा 305 के अनुसार जो कोई भी निम्नलिखित परिस्थितियों में चोरी करता है उसे 7 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब इसकी उपधारा 1 की बात कर रही है, इसको निकाल लो, सब निकालते जाना, 4 दिए ना ABCD। अब उपधारा 1 को समझेंगे अपन, चोरी का स्थान ऑब्लिक संपत्ति का प्रकार क्या होगा। फिर अगला कॉलम में अपन देखेंगे इसका विधिक महत्व क्या है और इसका विस्तार क्या है। तो पहला पॉइंट, ऐसे किसी निर्माण तंबू या जलयान में चोरी करेगा जो मानव निवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में आता हो। तो चोरी कहां हो रही है? किसी निर्माण या तंबू या जलयान में। काय के लिए उपयोग में आ रहा है? मानव निवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। तो किसी भवन, तंबू या जलयान में जो मानव निवास या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में किए जाता हो, इसका विधिक महत्व क्या है? निजता, प्राइवेसी, निजता और सुरक्षित आश्रय का संरक्षण सुनिश्चित करता है। ये पहला पॉइंट काय के ऊपर बनाया गया है? निजता और सुरक्षित आश्रय का संरक्षण प्रदान करने के लिए। अब बी पॉइंट पे जाओ। ऐसे किसी यातायात के साधन की चोरी करेगा जो माल या यात्रियों के यातायात के लिए उपयोग किया जाता हो। तो वाहन चोरी व्हीकल थेफ्ट के विरुद्ध कड़ा प्रहार करता है। वाहन चोरी आ जाएगी बी पार्ट में अब। ठीक है, पहले वाहन चोरी कहां ले जाते थे तुम? 379 में, तो पुरानी वाली 379 लगाते थे, अब इसी में जाएगी। लेकिन वाहन कैसा होना चाहिए? जो माल या यात्रियों के यातायात के लिए उपयोग किया जाता हो, ऐसे माल की बात कर रहे हैं। अब इसका सी पॉइंट, ऐसे किसी यातायात के साधन से किसी वस्तु या माल की चोरी करेगा जो माल या यात्रियों के यातायात के लिए उपयोग किया जाता है, उसके अंदर रखे गए माल या वस्तु की चोरी कर रहा है, किससे? वाहन के अंदर से। तो ये क्या कर रहा है? परागमन के दौरान यात्रियों के सामान और व्यावसायिक कार्गो की सुरक्षा करता है। कार्गो बोलते हैं जब किसी व्हीकल्स में अपन किसी वस्तु को या माल को लेके जाते हैं। ठीक है, मालगाड़ी वालगाड़ी से भी चोरी कर लोगे ना, तो इसी में आएगी वो, सी पॉइंट में। अब चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? किसी पूजा स्थल में मूर्ति या प्रतीक की चोरी। तो ये धार्मिक भावना और सांस्कृतिक विरासत का विधिक संरक्षण प्रदान करती है। और एक और आ गई इसमें डा वाली, ई, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति की चोरी। तो ये इसका विधिक महत्व क्या है? सार्वजनिक संसाधनों और राजकीय ट्रस्ट की सुरक्षा सुनिश्चित करना। धारा 305 के तहत किसी भी कृत्य को अपराध सिद्ध करने के लिए चोरी के बुनियादी तत्वों के साथ साथ विशेष स्थान या परिस्थिति का होना अनिवार्य है। तो इसमें कोई कंडीशन अलग नहीं है। 303 में जो चोरी के एलिमेंट है ना, वो सारे फिलअप करना पहले तो। अब 305 किस लिए लग रही है? विशेष स्थान या परिस्थिति के कारण। तो विशेष स्थान और परिस्थितियां दी गई हैं ये का से लेकर डा तक, इसलिए इसको अपन अलग धारा में ले गए 305 में। तो विशेष परिस्थितियां और विशेष स्थान की कंडीशन दी है। हो गया क्लियर? वही बेईमानी पूर्ण इरादा उसमें होता है तो इसमें भी होता है। चोरी का मूल आधार मेंस रिया यानी अपराधी का वह इरादा है जिसके तहत वह किसी संपत्ति के वास्तविक स्वामी को उसके कब्जे से वंचित करना चाहता है। तो चोरी में इरादा क्या होता है? स्वामी के वास्तविक स्वामी को उसके कब्जे से वंचित करना या कब्जाधीन व्यक्ति को।
यदि कोई व्यक्ति गलती से या किसी वैध अधिकार के दावे के तहत वस्तु हटाता है तो वह धारा 305 के तहत दोषी नहीं होगा, तो वह चोरी का भी दोषी नहीं होगा। अगर उसने गलती से कोई काम कर लिया है या किसी वैध अधिकार के तहत उसने किसी वस्तु को हटाया है। हो गया क्लियर? बेईमानी पूर्ण इरादा वह है जहां अपराधी का उद्देश्य स्वयं को अवैध लाभ पहुंचाना हो और दूसरे को अवैध हानि पहुंचानी हो। ये देखेंगे। चल संपत्ति का अस्तित्व, मूवेबल प्रॉपर्टी को देखना। धारा 305 केवल चल संपत्ति पर लागू होती है। धारा 2 के खंड 21 के अनुसार चल संपत्ति की डेफिनेशन दी गई है, वहां से पढ़ लेंगे अपन। कब्जे से बाहर ले जाना और सहमति का अभाव होता है। इसकी अगली कंडीशन महत्वपूर्ण है, विशिष्ट स्थान और परिस्थिति। और ये विशिष्ट स्थान जो दिए गए हैं कैसी दी गई है? 5 विशिष्ट श्रेणियों में 305 को बांटा गया। कितनी कंडीशन है? 5। अंदर ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि सजा तो एक जैसी है सारी। परिवहन के साधन देखना, कारें भी आ जाएंगी, बसें आ जाएंगी, ट्रक आ जाएंगे, ट्रेन आ जाएंगे और विमान भी आ जाएंगे। इसमें सब कार, बस, ट्रेन, विमान। आ जाएगी यात्रियों के यातायात के लिए। हाँ वो भी आ जाएगी। जंगम संपत्ति सभी है, ट्रेन जंगम संपत्ति नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं है। चलो अब आगे जाओ। 306 लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की संपत्ति की चोरी। अब कंडीशन देखो कुछ अलग हो रही है। चोरी कौन कर रहा है? लिपिक या सेवक। क्योंकि लिपिक या सेवक है इसलिए वो आसानी से चोरी कर पा रहा है, क्योंकि लिपिक या सेवक पर मालिक का क्या होता है? विश्वास होता है, उसको परमिशन रहती है आने जाने की। तो जो कोई लिपिक या सेवक होते हुए लिपिक या सेवक की हैसियत में नियोजित होते हुए, या तो इसकी सीधे लिपिक या सेवक के रूप में नौकरी कर रखी है या आपने बाद में उसको लिपिक या सेवक के रूप में नियोजन दे दिया, अपने मालिक या नियोक्ता के कब्जे की किसी भी संपत्ति की चोरी करेगा तो सजा कितनी है? 7 साल तक दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। हो गया क्लियर? अब 307 चोरी करने के लिए मृत्यु, उपति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी। तो अपन ने पढ़ा था ना कल एक चेन स्नैचिंग में, अगर किसी को उपति आ गई तो ये 307 लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि इंटेंशन क्या होता है उसमें भी? चोरी करना होता है। तो चोरी करने में उपति कारित हुई है, झपट मारी में नहीं करी वहां ने, ना लूट में करी, तो वो तो चोरी करने के इंटेंशन से ही था। तो जो कोई चोरी करने के लिए, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, चोरी करने के लिए, अभी चोरी हुई नहीं है, या चोरी करने के पश्चात, अब बात की कंडीशन है, चोरी करने से पहले या चोरी करने के बाद, निकल भागने के लिए। तो चोरी करने के बाद काहे के लिए उपति कर रहा है? निकल भागना आसान हो जाए, चोरी तो हो चुकी। या चोरी द्वारा ली गई संपत्ति को अपने पास रखने के लिए। किसी व्यक्ति की मृत्यु, उसे उपति या उसका अवरोध कारित करने की, या मृत्यु, उपति या अवरोध कारित करने का भय कारित करने की तैयारी करके चोरी करेगा तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 साल तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो आपने चोरी करने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु, उपति या अवरोध कारित करने की तैयारी कर रखी हो कि चोरी में व्यवधान किया इसने तो मैं मृत्यु कर दूंगा, उपति कर दूंगा या उसको अवरोध कारित कर दूंगा। या चोरी करने के बाद निकल भागने में कोई दिक्कत करी तो उस समय कर दूंगा मैं मृत्यु, उपति या अवरोध। या चोरी की संपत्ति अगर ये वापस लेने आ गया मुझसे तो मैं मृत्यु, उपति या अवरोध कर दूंगा। तीनों कंडीशन की बात कर रहे हैं। ये हो गया क्लियर? तो कितनी सजा है इसमें? 10 साल तक की सजा है और जुर्माने का भी दायी होगा। अब इसके इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। या के कब्जे में की संपत्ति पर का चोरी करता है। देखो चोरी तो इसने कर ली, या के कब्जे की संपत्ति की, और यह चोरी करते समय अपने पास अपने वस्तुओं के भीतर एक भरी हुई पिस्तौल रखता है। वो पिस्तौल रख के ले गया। पिस्तौल रख के काहे के लिए ले गया? उसको इसलिए रख के ले गया कि चोरी करने में सामने वाले ने करी दिक्कत तो मैं उसको उपति, मृत्यु या अवरोध कारित कर दूंगा।
तो तैयारी करके ले गया पूरी, पिस्तौल साथ में रख के ले गया, जिसे उसने या द्वारा प्रतिरोधित किए जाने की दिशा में या को उपपत्ति करने के लिए अपने पास रखा था, का ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। तो ये नहीं कह रहे ये कि सामने वाले की मृत्यु हो जाए, उपपत्ति हो जाए या अवरोध हो जाए, तुम तो तैयारी करके गए हो। नहीं ये कि मत कहने लगे ना उपपत्ति तो हुई नहीं है, वो तो पिस्तौल रखा था, अब कैसे लग गई ये धारा, उसके लिए बात कर रहे हैं। आगे समझ में? सर वो चोरी करने जाता है, चोरी नहीं हो पाती तो उसे क्या होगा? तो चोरी का प्रयत्न है, तो लेकिन दिवाली तो लग जाएगी 307 पिस्तौल ले गए तो जाए दीना मना कर रहे हैं, तैयारी की बात कर रहे हैं। तुम कहोगे साहब चोरी नहीं हुई, प्रयत्न हुआ, तो 307 क्यों लगे, काम पूरा नहीं हुआ। हो गया क्लियर? एलिमेंट्स पूरे हो गए। ठीक है, चोरी सबसे कठिन धारा है पूरे आईपीसी की, मैं अपने आप में सबसे कठिन समझता हूँ। और आदमी कहता है चोरी याद है, मैं चोरी समझ में आती, चोरी नहीं आती समझ में। 307 तो सरल है, ये कठिन है। इसके एलिमेंट आदमी घुमा देता है, क्योंकि अपने दिमाग में सबसे पहले तो एक छवि जो ही बनी है पुराने जमाने की, जैसे मैं तो उनकी पिक्चर देख देख के बड़े हुए हो कि चोरी तो चोरी छुपे होती है। भाई जमाने बदल गए, अब अपनी मूवियां बदल लो। ठीक है, अब कुछ अलग बात हो रही है। पुराने जमाने के आदमी जो कानून वानून नहीं जानते थे, वो कह देते थे कि हाँ कहीं चोरी तो चोरी छुपे होती है, छुपने की बात नहीं कर रहे। अगला पढ़ लो इसका, का या की जेब काटता है और ऐसा करने के लिए अपने कई साथियों को अपने पास इसलिए नियुक्त करता है कि यदि या यह समझ जाए कि क्या हो रहा है और प्रतिरोध करे और या को पकड़ने का प्रयत्न करे तो वह या का अवरोध करें। का ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। 2-4 आदमी और ले गए अपने संग में कि देख मैं सामने वाले के मकान में जा रहा हूँ चोरी करने, कहीं बाई चांस पकड़ा वकड़ा हो जाऊं तो मजा ना सब लोग। तो वो क्या कर रहा है, आदमियों को पहले लेके गया, तैयारी थी, तो तैयारी के साथ देखना है चीज को। हो गया क्लियर? चलो अब यार 308 उद्यापन एक्सटोर्शन देखेंगे। अब उद्यापन के विषय में कहां से कहां तक दिया है सब चैप्टर में? एक ही धारा है, अच्छा सब इसी में आ गया, अब तो कठिन हो गई है। चलो देखते हैं क्या है। उद्यापन का मतलब है एक्सटोर्शन अंग्रेजी में। उद्यापन को देखें, उपधारा 1 क्या कह रही है, जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं यानी डायरेक्टली उसी की बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति को, कौन को, सामने वाले को, या किसी अन्य व्यक्ति को, इस अन्य व्यक्ति कौन सा आ गया, उससे कोई जुड़ा हो सकता है, या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में जानबूझकर डालता। तो उद्यापन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हो गई, भय में डालना। और किस बात के भय में डाल रहे हो, क्षति करने के भय में डाल रहे हो, या तो सामने वाले को डाल रहे हो या किसी अन्य व्यक्ति को डाल रहे हो। ठीक है, हो गया ज्यादा क्लियर? पहला सही से उठा के चलना है। उद्यापन काम कौन सा है उसका, पहला भय में डालना। भय में डालने के लिए क्या कर रहा है, क्षति करने की धमकी दे रहा होगा, क्षति करने की धमकी दी अभी तो उसने, क्षति करने की धमकी देकर भय में डाला, या तो सामने वाले को या किसी अन्य व्यक्ति को। और तदत द्वारा मतलब अब वो क्या करने जा रहा है, भय में डाल चुका, और तदत द्वारा, यानी तदत का मतलब है जो कर चुका पहले, उसके आगे की कंडीशन क्या है, अब क्या करेगा। और तदत द्वारा इस प्रकार, जो पहले प्रकार बताया था, ठीक है, क्षति के भय में डाला। तदत द्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को, ठीक है, कोई संपत्ति 2 प्रकार की होती है, चल और अचल, या मूल्यवान प्रतिभूति तो अपन ने समझ लिया, ऐसा कोई दस्तावेज जिसके द्वारा किसी विधेयकार को सृजित अंतरित विस्तृत निबंधित निवापित किया जाए, छोड़ा जाए, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि मैं कोई दायित्व रखता है, मैं कोई दायित्व नहीं रखता है। हो गया क्लियर? यह मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज, यानी सिग्नेचर की हुई कोई चीज, तुम्हारा चेक ही है, हस्ताक्षरित है, या मुद्रांकन लगी है, सील लगी है वहां पे, या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में बदला जा सकता है, किसी व्यक्ति को प्रदत्त करने के लिए। ये बात नहीं कह रहा कि मुझे ही प्रदत्त करना, वो कह रहा राजू को दे दो। किसी व्यक्ति को प्रदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, वह उद्यापन करता है। देखो बढ़ क्या है, बेईमानी से, यानी यहां भी क्या जरूरी है, एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ होना चाहिए, दूसरे व्यक्ति को सदोष हानि होनी चाहिए। अगर सदोष अभिलाभ और सदोष हानि नहीं हो रही तो उद्यापन भी नहीं होगा, चोरी भी नहीं होगी। हो गया क्लियर?
अब काम क्या कर रहा है इसको समझो, भैमे डाल रहा है। अब भैमे डाल क्यों रहा है, क्या लेना चाहता है सामने वाले को भैमे डालकर, या उससे जुड़े हुए किसी अन्य व्यक्ति को भैमे डालकर संपत्ति लेना चाहता है, या कोई मूल्यवान प्रत्याभूति लेना चाहता है, या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई ऐसी चीज लेना चाहता है जिसे मूल्यवान प्रत्याभूति में परिवर्तित किया जा सकता है, तो यह करता है कि वह उद्यापन करता है, यह कहा जाता है। हो गया याद। अब सामने वाले को भैमे, तुम वैसे ही भैमे डल जाओगे क्या, मैं तुमसे कहता हूं कि सब भयभीत हो जाओ, मुझसे हो जाओगे क्या, कैसे होगे, जब मैं तुम्हें कोई ना कोई क्षति बताऊंगा, मैं तुमसे कहूंगा मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा, तुम अपना मोबाइल मुझे दे दो। अगर प्रिया मुझे अपना मोबाइल नहीं देगी तो मैं प्रिया के भैया की टांग तोड़ दूंगा। ये हो गया उद्यापन। आगे समझ में। तो भैमे डालने के लिए क्षति तो बतानी पड़ेगी कोई ना कोई। अब क्षति में डाल के या तो क्या कर रहा है, कोई संपत्ति ले रहा है या कोई मूल्यवान प्रतिभूति ले रहा है। हो गया क्लियर। कोई डाउट रहेगा इसे याद करने में, बहुत सरल सरल है सब चीजें, कठिन तो अपन मन से बना रखी है। अब तुम इसको पूरी धारा को एक साथ है ना पढ़ने की कोशिश करोगे तो हंगिंग कहते हैं इसको। हंगिंग का मतलब क्या होता है, किसी चार्ट को, किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ना या बांटना। तो देखो छोटे छोटे टुकड़ों में अपन ने पढ़ना चालू किया ना, एक एक शब्द से समझने की कोशिश करो तो चैन बनती जाएगी। तो पता है ये दिमाग क्या करेगा, पूरी चीजें ले लेगा। अपन क्या कर रहे हैं, भाई इकट्ठा डालने की कोशिश कर देती है सीधी, तो अपन खुद ही डर जाते हैं, इसलिए वो अंदर नहीं जाती। छोटे छोटे पार्टों में चीज को अंदर जाने दो, अंदर जाएगी। कठिनाई यहाँ आती है, अपन ने पूरा टारगेट बना लिया कि आज मुझे पूरा पढ़ना है, ये पढ़ना वो पढ़ना, और सीधे सीधे पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ मड़ कचू नहीं रहे। देख रहे हो, देखने को पढ़ना समझ रहे हो, ठीक है। पढ़ने का मतलब है दिमाग भी तो पढ़ रहा हो साथ साथ। अपन तो ये मान लो अपन तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में डाटा धीरे धीरे जाएगा प्रोग्रामिंग के जरिए। हो गया क्लियर। अपने आप को मनुष्य मनुष्य मत माना करो, कंप्यूटर मानो। अब एआई का योग है, मशीन है अपन, सब कुछ भी नहीं है। हो सकता है आगे जाके चिप और लग जाए अपन में, एआई का जमाना आ रहा है। अभी मैंने पढ़ी कल एक न्यूज, वो एआई ने एक क्लाउड बना दिया। अपन जो फेसबुक फेसबुक चलाते हैं ऐसा, वहां में 1.5 लाख एआई और जुड़े हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं, एक प्रश्न पूछ रहा है वो सब जवाब दे रहे हैं। तो आगे जाके साइंस पता नहीं कहां पहुंचने वाला है। तो ये स्थिति बनेगी, इसलिए अपने दिमाग को तैयार कर लो, तब तो अपन मशीनों से टकरा पाएंगे, नहीं तो अपन पे शासन करने लगेंगे। हो जाएगा वास्तव में, वो अपन पे शासन करने लगेंगी अगर अपने अपने दिमाग को उपयोग करना बंद कर दिया। चलो आगे इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन इन्हें कितने दिए, 5-7 तक दे दिए हैं। यानी ये कह रहे हैं ये थोड़ी बहुत तो कठिन है, अपन को तो नहीं लगी, फिर भी देख लेते हैं, हो सकता है। का ये धमकी देता है, देखो धमकी तो हमेशा बेकारित करती है, ठीक है। तो धमकी चलती है उद्यापन में, उसमें माने क्षति करी तो नहीं थी ऊपर, वो तो धमकी दी थी उसने क्षति करने की। तो का यह धमकी देता है, अब ये कौन सी धमकी दे रहा है अपन देखेंगे कि यदि या ने उसको धन नहीं दिया तो वह या के बारे में मान हानिकारक अपमान लेख प्रकाशित कर देगा। पत्रकार है, कह रहा है कि मैं तुम्हारी बदनामी कर दूंगा, पेपर में छपवा दूंगा, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। अपने को धन देने के लिए वह इस प्रकार या को उत्प्रेरित करता है, यानी उसने उकसा दिया उसे, तो बेचारा करेगा, वो पेपर में छप जाएगी। तो का ने क्या किया है, उद्यापन किया। हो गया क्लियर। अब अगला पढ़ लो। का या को यह धमकी देता है कि यदि वह का को कुछ धन देने के संबंध में अपने आप को आबद्ध करने वाला एक वचन पत्र हस्ताक्षरित करके का को प्रदत्त नहीं कर देता, तो वो क्या कह रहा है कि धमकी दे रहा है कि मुझे एक वचन पत्र हस्ताक्षरित करके दे दे। हो सकता है उसमें कहीं पैसे वैसे लगवा ले, तो वह या के बालक को सदोष प्ररोध में रखेगा। अगर वो कह रहा है कि तुमने अगर मुझे वचन पत्र लिख के नहीं दिया तो मैं तुम्हारे बालक का सदोष प्ररोध कर लूंगा। यह वचन पत्र हस्ताक्षरित करके प्रदत्त कर देता है, का ने उद्यापन किया। हो गया क्लियर। अब अगला पढ़ो। का या यह धमकी देता है कि यदि या खा को कुछ उपज प्रदत्त कराने के लिए शास्त्रयुक्त बंध पत्र हस्ताक्षरित नहीं करेगा तो वह खा को न देगा, तो वह या के खेत को जोत डालने के लिए लठैत भेज देगा। ये भी उद्यापन हो गया। लठैत मतलब गुंडे भेज देगा, तुम्हारे खेत जोते आएंगे। लठैत नहीं समझते, लठ लेके आदमी जा तो लठैत हो गया, ठीक है। अब अगला पढ़ लो। का या को घोरपति करने के भय में डालकर, ये वाला पढ़ लो। का या को घोरपति के भय में डालकर बेईमानी से या को उत्प्रेरित करता है कि वह कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे। ये आता है स्टेशन एग्जाम में,
ठीक है, पढ़ लो इसे द्वारा। का या को घोरपति के वह में डालकर बेईमानी से या को उकसाता है कि वह कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे या अपनी मुद्रा लगा दे और उसे का को प्रदत्त कर दे, या उस कोरे कागज पर हस्ताक्षर करके उसे दे देता है, या इस प्रकार हस्ताक्षरित कागज कागज मूल्यवान प्रत्याभूति में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए का ने उद्यापन किया। अब तुमने कोरे कागज पे साइन करा दिए, वो लिख ले तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी, ठीक है, कि मैं अपनी समस्त अचल संपत्ति इनके नाम करता हूँ। कल को तुम विवाद करोगे तो वो कह देगा देखो जी आप ने साइन कर रखा, ठीक है। तो चल अचल कोई भी संपत्ति है उसका उद्यापन हो सकता है। अब ये कोई एक और एग्जांपल दिया जी, चाहे आज नया सा दिख रहा है मुझे, पहले था कि नहीं। हाँ, इसको इस पर लगा लो, इम्पोर्टेंट ऐसा कैसा पूछ लेगा जो नया जोड़ा इनने। नए की तो इज्जत किया करो कम से कम, पुरानों की मत करो तो मत करो। का या को किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक युक्ति मतलब मान ली व्हाट्सएप हैगा, ईमेल हैगा, इंस्टा हैगा, तमाम तो चलने लगे, चैट मैट जाना कौन कौन चलते हैं। का या को किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से यह संदेश भेजकर धमकी देता है कि तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है और उसे मार दिया जाएगा यदि तुम मुझे 1 लाख रुपया नहीं दोगे। का इस प्रकार या को उसे पैसे देने के लिए उत्प्रेरित करता है, का ने उद्यापन किया। अभी डिजिटल अरेस्ट चला था ये बहुत ज्यादा, डिजिटल अरेस्ट सुना था, मुझे उद्यापन तो था ही। और तुम्हें तो वही पता है डिजिटल अरेस्ट वाला अपराध हो गया, डिजिटल अरेस्ट वाला अपराध हो गया। कोई तुमसे पूछे वकील साहब से कीजिए वो काय में लिखा है कानून में, कहाँ है डिजिटल अरेस्ट, तो तुम बता ही नहीं पा रहे, तुम्हें पता ही नहीं है कि जो उद्यापन है। ऐसी पढ़ाई मत करना कि घटनाओं को कानून से ना जोड़ सको। हो गया क्लियर? तो जैसे वो कुछ लोग रहते हैं, जैसे कुछ लड़कियां भी रहती हैं, कुछ लड़के जो जैसे फोटोज के बदले में या कुछ ऐसी हाँ तो वो यही है, हाँ वही 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 वाली ब्लैकमेल जो करते हैं ना, इसमें आएंगे जो आगे धारा दी है देखो 308 की उपधारा 2, जो कोई उद्यापन करेगा वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 साल तक की हो सकेगी या जुर्माने से ये दोनों से दंडित किया जाएगा। सजा बढ़ा दी क्या, मुझे लग रहा है पहले 3 साल थी, हाँ अब 7 हो गई भैया उद्यापन के लिए, पढ़ लेना सजा बढ़ गई है। तो तुम्हारा बैरेट तुम पैसे कम दे के आया तुम 7 है ना। चलो 308 2 हो गई क्लियर। काय में नहीं, हम पुराने जमाने के, हमने आईपीसी पढ़ी थी। अरे तो गलत छप गई 308 हमारी किताब अलग है, तुम लोगों की अलग है। चलो 308 3 निकालो, कंफ्यूज हो जाती है वो, मैंने देखा। 308 3 निकालो। जो कोई उद्यापन करने के लिए, अभी किया नहीं है, जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी क्षति के पहुंचाने के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयास करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। तुमने क्या किया है, सामने वाले को क्षति करने के भय में डाल दिया या डालने का अटेम्प्ट कर लिया, अभी उद्यापन नहीं किया, तो उद्यापन का अटेम्प्ट काय में जाएगा 308 3 में। सजा कितनी है 2 साल। हो गया के लिए अटेम्प्ट है, उद्यापन नहीं हुआ, नहीं तो बढ़ता ऊपर वाली सजा देते। अब 308 4 पे आ जाओ। जो कोई उद्यापन करने के लिए, अभी करा नहीं है, जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसको या किसी अन्य व्यक्ति को मृत्यु घोरपति के भय में डालेगा। अब ये 2 की बात कर रहे हैं, पहले तो 3 की बात कर रहे थे, मृत्यु की, घोरपति की और सदोष अवरोध की। अब ये 2 की बात कर रहे हैं, मृत्यु की, घोरपति की। मृत्यु या घोरपति के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 साल तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो देखो मृत्यु या घोरपति का भय बड़ा भय नहीं हो गया, तो बड़े भय में डालकर आप उद्यापन करने का प्रयत्न कर रहे हो तो 7 साल और जुर्माने का भी दायी होगा। हो गया क्लियर? उद्यापन कर दिया होगा तो बुआली तो हैगी फिर। हो गया क्लियर? अटेम्प्ट है ये,
अब 308(5) पे जाओ। जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोरपति के भय में डालकर उद्यापन करेगा। अब तो तुमने कर दिया। कैसे किया है? मृत्यु या घोरपति के भय में डालकर किया है। तो अब इसलिए तुम्हारी सजा ने क्या कर दी, अब बढ़ा दी, 10 साल तक की हो जाएगी और जुर्माने का भी दायी हो, क्योंकि मृत्यु या घोरपति का भय बड़ा होता है, तो बड़े भय के लिए बड़ी सजा देंगे। नहीं तुम लड़न लगोगे, कहोगे क्यों सर जज साहब एक बात बताओ कि मृत्यु के जो भय में डाल के दे रहा है उसको भी वही सजा दे रहे हो, घोरपति वाले को भी वही दे रहे हो, हमने तो अकेला सदोष विरोध किया है, तो हमारे साथ ये अन्याय कैसे? तो वो ये कहेंगे नहीं मृत्यु वाले को लिए बड़ी, घोरपति वाले के लिए बड़ी कर दी, तो सदोष विरोध सिंपल वाला होगा, पीछे ले जाएंगे। हाँ उसमें आ जाओ। यहाँ तो पूरा कार्य हो गया, मृत्यु या घोरपति के भय में डालकर हो गया कंप्लीट उद्यापन 308(5) में। 308(6) जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने का भय दिखलाएगा, अभियोग मतलब यह आरोप लगाने का भय दिखलाएगा, यह भय दिखलाने का प्रयत्न करेगा कि उसने ऐसा अपराध किया है या करने का प्रयत्न किया है जो मृत्यु से, आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 साल तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तुम सामने वाले से कह रहे हो तेरी ऐसी FIR करायाऊंगा जिसमें मृत्यु आजीवन कारावास की सजा दी हो बड़े अपराध की, और फिर तुम सामने वाले से कह रहे हो कि 10 लाख रुपया दे दे, वो कंडीशन है। अभियोग लगाने की धमकी दे रहा है, ऐसा मुकदमा लगवा दूंगा जो मृत्यु या आजीवन कारावास से या 10 साल तक के कारावास से दंडनीय अपराध का, तो सड़ते रहना जेल, बदले में नहीं तो मुझे दे दो पैसा, वो कंडीशन है। तो इनने कितनी सजा दे दी इसमें, तुमको भी 10 साल तक की दे देंगे। हो गया क्लियर? अब 308(7) जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने के भय में डालकर कि उसने कोई ऐसा अपराध किया है या करने का प्रयास किया है जो मृत्यु से, आजीवन कारावास से, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 10 साल तक की हो सकेगी दंडनीय है, या कि उसने किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न किया, उद्यापन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 साल तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। और 6 और 7 में क्या अंतर है? लगाओ दिमाग। पहली वाली कंडीशन कैसी है कि सामने वाले ने अपराध घटित किया नहीं है, तुम कह रहे हो कि तुम पे अभियोग झूठा लगवा दूंगा। दूसरी वाली कंडीशन क्या कह रही है कि तुमने अपराध किया है, मुझे ऐसा पता है और अभी किसी को नहीं पता, ये बात मुझे पता है, किसी को नहीं पता कि तुमने ऐसा अपराध किया है जो मृत्यु दंड से, आजीवन कारावास से, 10 साल तक के कारावास से दंडनीय है, मुझे पैसा दे दो नहीं तो मैं पुलिस को बता दूं। हो गया क्लियर? और लगा दिमाग, तुम्हारा दिमाग कुछ अलग बताया तो, मेरा तो जी बता रहा। ठीक है, अपराध हो चुका। हो गया क्लियर? अरे उसमें तो अभियोग लगाने की धमकी दे रहा था कि मैं झूठा मुकदमा लगवा दूंगा तुम पे, यहाँ तो कह रहा है कि तुमने ऐसा अपराध किया जो मृत्यु, आजीवन कारावास से, 10 साल तक के कारावास से दंडनीय है, जो मुझे पता है, मैं पुलिस को बता दूंगा नहीं तो 10 लाख रुपए मुझे दे दो। हो गया क्लियर? अब आया लूट और डकैती के विषय में, कहां से कहां तक दिया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है वही चैप्टर, लूट और डकैती, ये तो आएगी एग्जाम में 309 से 313। आज ही पढ़ोगे कि सोमवार को पढ़ोगे इसे? हाँ चोरी में भय नहीं होता, उद्यापन में भय होता। ठीक है, चोरी में सहमति नहीं होती, उद्यापन में सहमति का कोई उल्लेख है नहीं। चोरी में संपत्ति केवल जंगम होती है, उद्यापन में दोनों हो सकती है। हो गया क्लियर? चलो लूट पढ़ लेते हैं, भले ही आगे की अपन 310 वाली कल पढ़ लेंगे।
300 ने लूट तो पढ़ ही लो। सब प्रकार की लूट में, तो ये क्या कह रहे हैं, पहला ही वर्ड सब प्रकार की लूट में। तो लूट कई प्रकार की होती है, ये तो हमें समझ में आ गया। तो ये दिमाग में मत बैठा लेना कि लूट कई प्रकार की होती है, क्योंकि ये कह रहे हैं सब प्रकार की लूट में कई प्रकार की लूट होती होगी। या तो चोरी होता है या उद्यापन होता है। तो इनने देखा क्या वर्ड डाला है, सब प्रकार की लूट में, यानी हर तरीके की लूट में, जितने तरीके की लूट है उनमें या तो चोरी होती है या उद्यापन होता है। तो अपन को यह बात समझ में आ गई कि चोरी और उद्यापन का बड़ा रूप क्या होता है, लूट होता हुआ। चोरी या उद्यापन से क्या बनती है, लूट बनती है। और अपन को यही देखना है कि चोरी और उद्यापन कब लूट में बदल जाता है। हो गया क्लियर? यही समझने की कोशिश करना है कि चोरी या उद्यापन लूट में कब बदल सकता है, कब नहीं बदल सकता, इसको समझ लो। अब 309 की उपधारा 2 देख लो कि चोरी कब लूट बन जाएगी। ठीक है, चोरी कब लूट बन जाएगी इसको समझो। चोरी लूट है, कब लूट है, यदि उस चोरी को करने के लिए, अभी चोरी करी नहीं है, चोरी को करने के लिए, या उस चोरी को करने में, जब आप चोरी कर रहे हो, या उस चोरी द्वारा अभिप्राप्त की गई संपत्ति को ले जाने में। आपने चोरी कर ली, अब संपत्ति को अपने साथ ले जा रहे हो, या ले जाने का प्रयास करने में। अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छा किसी व्यक्ति की मृत्यु, उपपत्ति या सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु, तत्काल उपपत्ति या तत्काल सदोष अवरोध का वह कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है। अब इसमें क्या हो रही है कंडीशन, सामने वाले को तत्काल मृत्यु, तत्काल उपपत्ति या तत्काल सदोष अवरोध का वह कारित किया जाता है। ठीक है, उद्यापन में कहीं ये वर्ड आया था पहले, तत्काल मृत्यु, तत्काल उपपत्ति, तत्काल व्यक्तिगत अवरोध का। जब उद्यापन में क्या आ जाए, तत्काल मृत्यु, तत्काल उपपत्ति, तत्काल व्यक्तिगत अवरोध आ जाएगा तो उद्यापन लूट बन जाएगा। चोरी में क्या आ जाएगा, जब तत्काल मृत्यु, तत्काल उपपत्ति, तत्काल व्यक्तिगत अवरोध का वह आ जाएगा तो वो लूट बन जाएगी। हो गया क्लियर? तो कब कर रहे हो आप, चोरी करने के लिए। तो चोरी करने के लिए आपने सबसे पहले क्या कर दिया, सामने वाले को तत्काल मृत्यु, तत्काल उपपत्ति या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित किया होगा पहले, उसके बाद कर रहे हो चोरी, तब बनेगी लूट। तो चोरी करने से पहले आपने क्या किया है, सामने वाले को तत्काल मृत्यु, तत्काल उपपत्ति या तत्काल व्यक्तिगत अवरोध का भय कारित किया चोरी करने के लिए, या चोरी करने में, करते समय, अभी हुई नहीं है चोरी, चोरी करते समय ही आपने क्या बोला, मैंने सामने वाले से बोल दिया पवन से, देख अगर तू मुझे मोबाइल की चोरी नहीं करने देगा तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। अब पवन होगा छुट, तो वो लूट हो गई। तो उसी कंडीशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तत्काल मृत्यु, तत्काल उपपत्ति, तत्काल व्यक्तिगत अवरोध का भय चलेगा स्टार्टिंग में, वो काय में काम आ रहा है, चोरी करने के लिए, या चोरी करने में, या चोरी के बाद चुराई संपत्ति को ले जाने में। तो काम क्या कर रहा है ये भय, चोरी को आसान बना रहा है, या तो चोरी करने के लिए, या चोरी करने के दौरान, या चोरी की संपत्ति को ले जाने में। तो अगर वो भय तत्काल मृत्यु, तत्काल उपपत्ति या तत्काल व्यक्तिगत अवरोध का हुआ, तत्काल का मतलब इमीडिएटली, उसी समय, तो वो काय में बदल जाएगा, लूट में। हो गया क्लियर कॉन्सेप्ट? अब इसकी उस पे 303 पे, उद्यापन कब लूट है, एक्सटोर्शन कब लूट में बदलेगा। देखो अपन ने पहले जो एक्सटोर्शन पढ़ा था उसमें तत्काल वर्ड कहीं नहीं आया था, तत्काल मृत्यु, तत्काल उपपत्ति, तत्काल व्यक्तिगत अवरोध नहीं आया था उसमें, या तत्काल होना जरूरी है। उद्यापन कब लूट है, यानी उद्यापन कब लूट बन जाता है, यदि अपराधी भय उद्यापन करते समय, जब आप एक्सटोर्शन कर रहे हो, भय में डाले गए व्यक्ति की। अब अपन ने क्या पढ़ा था, उद्यापन में भी क्या होता है, पहले भय में डाला जाता है, काय के भय में डाला जाता है, क्षति करने के भय में डाला जाता है। तो भय तो यहां भी आ रहा है, वहां भी आ रहा था, क्षति वहां भी बात कर रहे थे, यहां भी बात कर रहे हैं। अब यहां किस प्रकार की क्षति की बात कर रहे हैं, तत्काल क्षति की, तत्काल मृत्यु, तत्काल उपपत्ति, तत्काल व्यक्तिगत अवरोध वाली क्षति की बात कर रहे हैं। उस समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में है, सामने हमने मामला चल रहा है, और उस व्यक्ति को स्वयं उसको या किसी अन्य व्यक्ति की तत्काल मृत्यु, तत्काल उपपत्ति, तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालकर उद्यापन करता है,
और इस प्रकार भय में डालकर भय में डाले गए व्यक्ति को उद्यापन की जाने वाली चीज उसी समय एट ए टाइम और वहां प्रदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है, तो यह कहा जाता है कि उद्यापन लूट है। तो मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तुम तो चोरी को समझ में आ गई अपन को। चोरी में अगर तत्काल मृत्यु, तत्काल उपपत्ति, तत्काल वैतक व्यवरोध आ जाएगा तो वो लूट हो जाएगी। उद्यापन में तत्काल मृत्यु, तत्काल वैतक अवरोध वो हो जाएगा तो वो हो जाएगी। हो गया क्लियर? तो लूट कोई याद करने की चीज नहीं है। लूट में तो केवल तत्काल मृत्यु वाला मामला समझ लो, तत्काल उपपत्ति वाला समझ लो, तो लूट तो वैसे ही याद हो गई अगर चोरी और उद्यापन अपन को आता है। लेकिन कोई भी लूट ऐसी नहीं हो सकती जिसमें चोरी या उद्यापन शामिल ना हो। हो गया क्लियर? अब इसमें स्पष्टीकरण दिया, ये देख लो। अपराधी का उपस्थित होना कहा जाता है, अपन किस कंडीशन में मानेंगे कि सामने माने उपस्थित है, क्योंकि अब तो मोबाइल का जमाना है, वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो अपराधी का उपस्थित होना कहा जाता है यदि वह उस अन्य व्यक्ति को तत्काल मृत्यु के, तत्काल उपपत्ति के या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालने के लिए पर्याप्त रूप से निकट हो। ठीक है, हाल के हाल घटना घटित हो सकती है, तभी तो भय में डलोगे, नहीं तो नहीं डलोगे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से लूट हो जाएगी क्या? वीडियो कॉलिंग से लूट हो जाएगी? हाल के हाल एक को करे हो संगे खड़ा कि देख मैं इसमें गोली मार दूंगा और तू मुझे पैसा दे, ये तो हो सकता है। लेकिन एक आदमी तो सामने चाहिए, पास में चाहिए, तब लगेगी। हाँ, चलो इसके इलस्ट्रेशन देखते जाते हैं और क्लियर हो जाएगा। का या को दबोच लेता है, दबोचना तो समझते हो अपनी देसी भाषा में। का या को दबोच लेता नहीं, पटक लेता है, और या के कपड़े में से या का धन और आभूषण या की सहमति के बिना कपट पूर्वक निकाल लेता। देखो जब तक दबोचता नहीं तब तक तो निकाल ही नहीं पाता। तो पहले सामने वाले को क्या कर लिया मैंने? दबोच लिया। तो सबसे पहले आया कोई है क्षति करने का भय, सबसे पहले दबोचा नहीं होगा तो नहीं होगा काम। सबसे पहले दबोच लिया है तो क्षति के भय में तो उसने उसे डाल दिया। अब बाका दिमाग कहाँ लग गया? दबोच लिया तो वो अपनी क्षति होने से बचाएगा ना, बाबा का दिमाग लगाए। तब तक मैंने कपट पूर्वक क्या कर लिया? उसके आभूषणों से, उसके कपड़ों में से धन और आभूषण निकाल लिए। और कैसे निकाले हैं? सहमति के बिना। देखो चोरी में सहमति नहीं होती ना तो लूट में भी नहीं होती। ठीक है, वाली सहमति सहमति नहीं मानी जाती जो भ्रम के अधीन हो, भय के अधीन प्राप्त की गई हो। अपन ने पढ़ा था ना, उसको मत छोड़ना। तो बिना कपट पूर्वक निकाल लेता है। यहाँ का ने चोरी की और वे चोरी करने के लिए स्वेच्छा या का सदोष अवरोध कारित करता है, इसलिए का ने लूट की। अब दबोच लिया हुआ है, वो कहाँ छूट के बगैर। ठीक है, अब आगे दिमाग में तो दबोचने का भय चल रहा है, तब तक तुमने उसके जेब में से मोबाइल वोबाइल पर्स वर्स कुछ भी निकाल लिया। हो गया क्लियर? तो वो चोरी अब काय में बदल गई? लूट। हो गया क्लियर? अब अगला पढ़ो। का को या को राजमार्ग पर मिलता है। राजमार्ग तो समझते हो ना सब लोग? का या को राजमार्ग पर मिलता है। लोकमार्ग और राजमार्ग में क्या अंतर होता है? लोकमार्ग नेशनल हाईवे, सार्वजनिक मार्ग हो, लोक मार्ग कह रहे हैं। का या को राजमार्ग पर मिलता है। एक पिस्तौल दिखलाता है, पिस्तौल लेके गया, सामने वाले को दिखा दी उसने, और या की थैली मांगता है। तो देखो सबसे पहले बह रहा है, पिस्तौल लगा दी सामने वाले पे, उसकी थैली मांग ली, थैली में रखे पैसे। तो यहाँ पे का ने या को तत्काल उपपत्ति का वैध कर थैली उद्यापित की, उद्यापन किया, उसका धमकी दी है। उद्यापन करते समय वह उसकी उपस्थिति में आता का ने लूट की। हो गया क्लियर? अब अगला जाओ। का राजमार्ग पर या और या के बालक से मिलता है। बाप बेटा दो ही जा रहे थे राजमार्ग पर, दोनों इकट्ठे मिले हैं। का उस बालक को पकड़ लेता है, कौन को? उसके लड़के को, और यह धमकी देता है कि यदि गा उसको अपनी थैली नहीं देगा, थैली खाली नहीं है, पैसे वैसे होंगे यहाँ में, तो वह उस बालक को कगार के नीचे फेंक देगा। यानी हाईवे पे जो पुल बने रहते हैं वहां से फेंक दूंगा तो नीचे। परिणाम स्वरूप यह अपनी थैली प्रदत्त कर देता है। काने या को यह भय कारित करके उस बालक को वहां उपस्थित है तत्काल उपपत्ति करेगा, या से उसकी थैली प्राप्त की है, इसलिए काने या को क्या किया है?
लूटा। हो गया क्लियर? अब ये बात ध्यान रखना, ये 4 से इलस्ट्रेशन दिए हैं, जई से नहीं चलेगी वकालत। नहीं तुम कहोगे साहब जी वाले इलस्ट्रेशन वाले केस नहीं आ पा रहे हैं इसलिए हम नहीं लड़ पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए है ना, सेक्शन को प्रॉपर समझो, कोई भी घटना हो उसमें अपन उसको लॉ को अप्लाई कर सकें। कई साहब वो ऐसे की ऐसे घटनाएं आएंगी तब तो हम वकालत करें, हम कैसे करेंगे? ये वाली घटना नहीं घटित हो रही, ऐसा कोई केस नहीं आया कि कोई राजमार्ग पर अपने बेटे को लेके जाए तब वो हमारे पास आए। हो गया क्लियर? अब अगला पढ़ लो। का या से यह कहकर संपत्ति यही प्राप्त करता है कि तुम्हारा बालक मेरी टोली के हाथों में है और यदि तुम हमारे पास 10,000 रुपए नहीं भेज दोगे तो वह मार डाला जाएगा। वो क्या कह रहा है कि तुम्हारे बालक को मेरी टोली उठा ली गई है और तुम 10,000 रुपये नहीं दोगे तो उसे मार देंगे। यह उद्यापन है और इसी रूप में दंडनीय है, किंतु यह लूट नहीं है जब तक कि या को उस बालक की तत्काल मृत्यु के भय में न डाला है। हाँ वही वाली कंडीशन हो गई, उसने वैसे वैसी कह दी या झूठी कह दी हो कि तुम्हारे लड़के को, बाका लड़का तो गया था स्कूल पढ़ने के लिए, ठीक है, शांति स्कूल में गया था, तो बाने लगा दिया झूठा फोन कि तुम्हारे लड़का स्कूल में कहीं नहीं है, हमारी टोली उठा ली गई है और 10,000 रुपया फटाफट फोन कर दो नहीं तो उसको मार डालेंगे। वो कंडीशन हो गई। अरे ये वाली कंडीशन जो मैंने सुना दी वो तो हो जाएगी एक तरीके से, भले ही वो प्रत्यक्ष घटना नहीं घटित हुई, स्टोरी तो लग गई पूरी। यहाँ क्या देखा, तो वह मार डाला जाएगा। माने जी नहीं कही कि हाल के हाल मार डाला जाएगा, ठीक है, भविष्य की बात नहीं कर रहा है, तत्काल मार डाला जाएगा, तत्काल उपत्ति कर दी जाएगी, तब की कंडीशन है, नहीं तो वो अध्यापन ही बना रहेगा, अकेला लूट नहीं है। और मैंने जो इलस्ट्रेशन बनाया था उसमें कुछ हो सकता है क्या? दिमाग लगाओ। मैंने एक झूठी कहानी बना के किसी को मोबाइल लगाया और ये बोल दिया कि तुम्हारा बेटा शांति निकेतन स्कूल में पढ़ने जाता है, वो स्कूल कहीं नहीं है, उसको तो मेरी टोली उठा के ले गई है और 10,000 रुपये फोन पे करो नहीं तो मैं आपके बेटे को गोली मार दूंगा, हाल के हाल मार दूंगा। उपस्थिति वर्ड देखना, उपस्थिति पढ़ा था अपन ने, अपराधी का उपस्थित होना कहा जाता है यदि वह उस अन्य व्यक्ति को तत्काल मृत्यु, तत्काल उपत्ति, तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालने के लिए पर्याप्त रूप से निकट हो, तो वो एक्सटोर्शन में जाएगा, क्योंकि इसका पता लगाना पड़ेगा कि वो वहां हैगा कि नहीं है, ठीक है, नहीं तो तुम घूम जाते हो। अब आ जाओ इसकी चौथे पॉइंट पे। जो कोई लूट करेगा वह कठिन कारावास से, देखो लूट में सीधी सजा क्या दी है, कठिन कारावास लिखा है, जिसकी अवधि 10 साल तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो लूट में कितनी सजा है? 10 साल और जुर्माना। और यदि लूट आपने राजमार्ग पर की है, वो भी कब? सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच। राजमार्ग की वैसे बात नहीं कर रहे, राजमार्ग पर भी कह रहे हैं सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच। तो अब आपकी सजा बढ़ा दी उन्होंने 14 साल तक की। हो गया क्लियर? अब इसकी उपधारा 5 बताओ। जो कोई लूट करने का प्रयत्न करेगा, अटेम्प्ट के लिए सजा दी है, वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 7 साल तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो अटेम्प्ट में कितनी सजा है? 7। और लूट में कितनी सजा है? और राजमार्ग पर कर दी तो 14। अब इसकी उपधारा 6 पे जाओ। यदि कोई व्यक्ति लूट करने में या लूट का प्रयत्न करने में स्वेच्छा उपत्ति कारित करेगा, अब आपने सामने वाले को उपत्ति और कारित कर दी। उपत्ति कोई भी हो सकती है, ये उपत्ति का मतलब अकेला जी नहीं है, साधारण उपत्ति नहीं बोला उनने, स्वेच्छा उपत्ति बोला। उपत्ति में मृत्यु भी आती है, किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति आती है। तो स्वेच्छा उपत्ति कारित करेगा तो ऐसा व्यक्ति और ऐसा जो कोई अन्य व्यक्ति ऐसा लूट करने में, लूट का प्रयत्न करने में संयुक्त तौर पर संपृक्त होंगे, उसके साथ अन्य लोग भी हों, तो वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 साल तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। आप तो ये समझ लो कि साधारण लूट करी है तो 10 साल, लूट का अटेम्प्ट किया है तो 7 साल, राजमार्ग पर कर दी तो 14 साल, और लूट करने में किसी को उपत्ति और हो जाए तो आजीवन, सीधे आजीवन
बड़ा पनिशमेंट याद करो सीधा। आज मैं छोटे वाले भले ही याद ना हो, बड़े याद हो जाए, क्योंकि छोटे तो बहुत कम पूछते हैं, बाई चांस की बात है। वो तो तुम्हारे टारगेट ही बना ले कि नहीं हमें तो पहले ही करना, तो फिर बात अलग है। वैसे टारगेट बनाए नहीं जाते, बन जाते हैं, एक आध में चेक कर लेते हैं कि कौन ने डीप पढ़ा, तो उससे अपन को एग्जाम में कोई अंतर नहीं पड़ता। अब लूट और डकैती अपन कल पढ़ेंगे, कुछ नहीं है, जैसे कि लूट में क्या होना चाहिए, 5 से कम व्यक्ति होना चाहिए, डकैती